सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। नमस्कार। और हमारे बहुत सारे साथी, देखो हम बराबर ये बात करते हैं कि कोई चाय पी रहा होगा, कोई बैठा होगा, लेकिन वहीं हमारे बहुत सारे साथी हैं, कुछ सिलाई कर रहे होते हैं, कुछ बुनाई कर रहे होते हैं, मतलब साड़ी वगैरह बुन रहे होते हैं, कपड़े बुन रहे होते हैं, कोई जैसे कि घर बनाने का काम कर रहे होते हैं, कोई लकड़ी के सामान आदि बना रहे होते हैं, और वो सब बड़ी शिद्दत से कार्यक्रम को सुनते हैं। तो भाई उन सबका स्वागत। और आप जो श्रम कर रहे हैं इस गर्मी में, हम आपको सलाम करते हैं। खेतों में भी हमारे किसान जो रहते हैं वो काम करते रहते हैं। तो कई बार ये देखा गया कि मुंडेर, ये जो मेड़ होती है या कोई मुंडेर होती है, वहां पर भी बिल्कुल आराम से रख दिया जाता है, और भाई ये तो तुमने बता दिया कि रख दिया जाता है ट्रांजिस्टर, लेकिन जब से फोन में आ गया है न्यूज ऑन AIR ऐप पर, तब तो हमारे किसान भाई ने बताया था कोरोना के समय कि भाई हम ऐसे सिर पर गमछा जब बांधते हैं, कोई भी कपड़ा मोटा, क्योंकि बहुत धूप है, उसी में ऐसे खोस लेते हैं फोन और काम करते रहते हैं और कार्यक्रम सुनते रहते हैं। तो भाई ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं आप सबकी, जिस तरह से आप लोग अलग अलग तरह से सुनते हैं। छोटी सी आपकी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, आप हमें सुनते रहते हैं, अपने जो बातें हैं वो भी हमें लिखकर भेजते रहते हैं। तो इस तरह से सुनते तो रहते हैं, लेकिन वहीं जो और भी हमारे श्रमिक भाई हैं जो अलग तरह का श्रम करते हैं, वो खदानों में भी काम करते हैं, है ना। तो आज उनका खास दिवस है, यानी कोयला खनिक दिवस है, तो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं हम लोग। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और गर्मियां बढ़ गई हैं तो पानी की बचत की भी बात करेंगे आज के कार्यक्रम में। और वैसे तो हमारे श्रोताओं ने अब भी तो कई बार ये समझा होगा, ये देखा होगा कि पानी की सप्लाई जो है वो भी थोड़ी बहुत बाधित होती है कभी ना कभी, तो थोड़ी बहुत तो पानी की बचत उन्होंने जरूर की होगी भाई। लेकिन हम तो चलो बाद में बात करेंगे, क्योंककि ये तो कोई मतलब नहीं है कि गर्मी हो गई इसलिए हम पानी की बचत करें। पानी की बचत हमें 365 दिन करनी चाहिए। जैसे कि हम 365 दिन पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वैसे ही ये महत्वपूर्ण है जी। अब खाने की बात आई है तो आज व्यंजन विधि बताएंगे जी। बिल्कुल। और साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानी हेलन लेप्चा की बात करेंगे आज के कार्यक्रम में, जिन्हें महात्मा गांधी जी सावित्री कहकर बुलाते थे। और भी उनकी क्या क्या खूबियां हैं उनके बारे में जानेंगे जी। तो सिक्किम के नामची से लगभग 15 किलोमीटर दूर संगमू गांव में 14 जनवरी 1920 को हेलन लेप्चा का जन्म हुआ। हेलन जैसे जैसे बड़ी हुई, उन पर भी स्वतंत्रता आंदोलन का खूब प्रभाव पड़ा और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने का मन बना लिया। इस दरमियान बंग भंग आंदोलन से भी देश में काफी लोग आगे आ रहे थे। हेलन आदिवासी समुदाय से थी। उन्होंने आदिवासियों की जमीन, जंगल को ब्रिटिश सरकार द्वारा धोखे से छीने जाने को लेकर लंबा संघर्ष किया था। जाहिर है कि वो उससे दुखी थी, कहीं ना कहीं चोट थी उनके मन में, वो पीड़ा थी। और धीरे धीरे जैसे वो लोगों से मिलती गई तो उनका जो है विचारधारा और प्रगाढ़ होती गई। जैसे कि महात्मा गांधी से मिली तो उनकी कार्य प्रणाली से बहुत प्रभावित हुई और फिर जाहिर है कि उनके संग काम करने लगी। और आदिवासी समुदाय की स्वायत्तता और अधिकार के लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन से लगातार लड़ाई लड़ी। दार्जिलिंग, सिक्किम, सिलीगुड़ी और कर्सियांग के क्षेत्रों में वो ज़्यादा सक्रिय रहीं। और हेलन जी जो है वो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस से भी बहुत प्रभावित थी। जैसे हमने कार्यक्रम के शुरू में ही बताया कि महात्मा गांधी जी से वो मिली, काफ़ी उन्होंने उनके संग काम किया, तो महात्मा गांधी जी उन्हें सावित्री कहकर बुलाते थे जी। द डायरेक्टरी ऑफ इंडियन वुमेन टुडे जो 1976 में प्रकाशित हुई, इसमें ये लिखा है, दर्ज है कि डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस को कर्सियांग जेल से निकालने और काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचाने में हेलन लेप्चा की अहम भूमिका थी, ऐसा कहा जाता है। आपने बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निस्वार्थ सेवा की। और आज जो कि हम बातें करेंगे कोयला खदान के जो खनिक होते हैं हमारे, उनकी, तो झरिया के कोयले खदान में मजदूरों के जुलूस का नेतृत्व भी उन्होंने किया, जिस पर अंग्रेजी सरकार ने गोलियां चलाई। इसके बाद भी उनकी सक्रियता बढ़ते देख उन्हें गिरफ्तार कर 3 साल के लिए कर्सियांग जेल में नजरबंद किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। और फिर बाद के दिनों में हेलन जी कर्सियांग
म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में प्रथम महिला आयुक्त के तौर पर चुनी गई और उनका पूरा जीवन जन सेवा को समर्पित रहा। आज़ादी के उपरांत भारत सरकार ने उन्हें 1972 में स्वतंत्रता सेनानी पुरस्कार सम्मान दिया। सत्ता की लोलुपता से बहुत दूर रहकर उन्होंने लोगों की सेवा की तरफ ही अपना ध्यान लगाया। उनका वही धर्म था, वही कर्म था। और 18 अगस्त 1980 को स्वतंत्रता सेनानी हेलेन लेप्चा ने आखिरी सांसें ली। और आज भी संगीता, सिक्किम में ना उन्हें एक त्याग और बलिदान के लिए जाना जाता है। जी जी जी। और ये तो सिक्किम में जाना जाता है, लेकिन हम सबको भी जानना ही चाहिए उनके बारे में, है ना? हाँ, बिल्कुल जानना चाहिए। और खासकर जो ऐसे लोग होते थे जो थोड़ा से कमजोर वर्ग के होते थे, तो उनके लिए वो बहुत सक्रिय रहती थी, हमेशा सक्रिय रहती थी। संगीता, एक बात और है, जैसे कि ये आज ही हम लोग बात कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी नहीं पता, जिनका पता भी है। जैसे कि अगर हम बात करें आपका लेप्चा जी का, तो हेलेन का पता है, लेकिन और भी उन्होंने क्या क्या किया होगा, कहाँ दफन है, नहीं पता। तो ऐसी बहुत सारी अनसुनी कहानियां भी हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाई या किसी और को भी वो नहीं बता पाई, है ना? बिल्कुल। तो ऐसे तमाम उनके कारनामों के लिए हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और याद करते हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। और भाई, आज कार्यक्रम में व्यंजन विधि की बात है ना? हाँ, बताओगी ना कि नहीं? वैसे तो हम नहीं बताने के मूड में हैं, क्योंकि हमारे साथी कोई भी बताते नहीं है कि जो हमने व्यंजन बताया है वो उन्होंने बनाया तो उन्हें कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, है ना? हाँ, ये नहीं बताते हैं, बहुत नहीं कम बताते हैं। नहीं, बहुत कम। तो फिर क्या फायदा? तो आज हम उड़ा देते हैं व्यंजन विधि। पहले गीत सुन लेते हैं। हाय
खनिज पदार्थों की जब हम बात करते हैं तो कोयले की याद बहुत ज्यादा आती है। वो इस वजह से क्योंकि हम लोग, एक जमाना था जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो भाप वाला इंजन जो होता था वो बड़ा ही खूबसूरत लगता था। लेकिन ये बात तो है कि भाई जो कोयले की खान में जो हमारे मजदूर काम करते हैं वो किस मुसीबत से, कितनी परेशानी से या कितनी तल्लीनता से, क्योंकि काम में तल्लीन होना भी बहुत बड़ी बात है और तो, इसमें तो बहुत कहना चाहिए जोखिम है। हाँ, जोखिम भी है, लेकिन अपने काम को बड़े सहूलियत से अंजाम देते हुए, और ये सारी सुविधाएं, क्योंकि ईंधन के तौर पर भी कोयला इस्तेमाल होता है तो ये सारी सुविधाएं हम तक पहुंचती हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। देश की धरती सोना उगलती है, लेकिन इस सोने को तराशने के लिए खदानों में हजारों लाखों मजदूरों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। उन्हीं नायकों की मेहनत की सराहना करने के लिए हर साल 4 मई को कोयला खनिक दिवस यानी कोल माइनर्स डे मनाया जाता है। इस दिन औद्योगिक क्रांति के कुछ महान नायकों को याद किया जाता है और सुरंग बनाने से लेकर खदानों को खोदने और निकालने तक, उनमें से यानी कि कोयला निकालने तक के कामों को याद किया जाता है। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। हाँ। वैसे जब गीत खत्म हुआ जी तो संगीता तुमने खदान से खनक से शुरू किया तो हमें लगा तुमने कंगन के खनकने की बात की, लेकिन खैर यहाँ तो कोयले के खनकने की बात है। हाँ। कोयला भी खनकता है, ऊर्जा देता है, बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारे उसमें से हीरे भी निकलते हैं, वो भी बिल्कुल। हाँ, वो तो निकलते ही हैं भाई, लेकिन कोयला भी अपने आप में हीरे से कम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ सुई ही काम आती है, वहाँ तलवार हम नहीं लगा सकते, न तो हीरा लगा सकते हैं। तो भाई कोयला तो मतलब क्या कहना चाहिए, ईंधन के तौर पे काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, औद्योगिक क्रांति जो हुई 1760 से लेकर 1840 के बीच में, इसके दौरान जो है कोयले की खपत ईंधन के लिए बहुत बढ़ गई। बड़े उद्योगों में साथ ही साथ बने हुए माल की सप्लाई के लिए, लोकोमोटिव इंजन के ऊर्जा के लिए कोयले की खपत बहुत बढ़ने लगी। सब जानते हैं नया युग, नई नई चीज़ें शहर के विकास में और साथ साथ आर्थिक सामाजिक विकास को नई गति देने के लिए कोयले को मतलब कहना चाहिए इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योंकि उस समय तक यही एक साधन था ऊर्जा के लिए, ईंधन के तौर पर। तो प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग किया गया। जी, और इसकी कीमत को देखते ही हुए इसको कहा जाता है ब्लैक डायमंड जी। तो भारत में नहीं, तो डायमंड की तरह महंगा नहीं है, आवश्यक बहुत है, बहुत आवश्यक, कीमती है। जी। भारत में भी 1853 के बाद रेलवे द्वारा भाप लोकोमोटिव की शुरुआत से कोयले की मांग बढ़ी और कोयला खनन में लगे मजदूरों का कार्य बड़ा ही संवेदनशील और जोखिम भरा भी होता है, ये भी हम सभी जानते हैं। कोयला खनिकों और उनकी उपलब्धियों का सम्मान और उनके प्रति आदर भाव, उनके जो वो मेहनत करते हैं उसकी सराहना हम करें, तो इस वजह से ये दिन भी मनाया जाता है। और औद्योगिक क्रांति के इन महान नायकों को समर्पित ये दिवस है जिससे हम इनके प्रति और ये अपने प्रति जागरूक हों। कोयला खनन सबसे महत्वपूर्ण और कठिन व्यवसाय भी है, कहा जा सकता है। बिल्कुल है ही, और सभी जानते हैं, क्योंकि देखो ना, बात फिर होती है कि हम ये दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इनकी जो तकलीफ भरी बात है और एक तरह से हर समय ये रहता है कब क्या हो जाएगा नहीं पता। आपात स्थिति के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि जमीन के नीचे खदान के तापमान को समझना, कब बढ़ जाए कब घट जाए, कौन सा कहाँ से हम ज्यादा खोद देंगे तो पानी आ सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, या खुद होती है, गैस बनती है, गैस निकल सकती है, या पूरी दीवार ढह सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात हुई कि तापमान को समझना कि कोयले में क्या है, सुरंग कितनी लंबी है, कितनी समझदारी से खोदनी है, कितना प्रहार उस पर देना है, कहाँ से कितना कोयला निकालना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे अब ऐसे उपकरण आ गए हैं जहाँ पता चल जाता है, फिर भी प्रकृति ने बहुत सारे रहस्य ना कहते हैं अपने गर्भ में छुपा कर रखा हुआ है, तो उनको अभी भी नहीं समझा जा सकता, लेकिन इन सब का ध्यान इन खनिकों को रखना पड़ता है। तो जाहिर है कि इस व्यवसाय में जैसे कि देखा होगा किस तरह से ट्रॉली से कोयले इधर उधर जाते हैं, ट्रॉली के ही माध्यम से नीचे लोग उतरते हैं हमारे श्रमिक भाई, फिर उसी के साथ ऊपर आते हैं, खास तरीके की बेल्ट पर कोयला जाता है इधर उधर। वो साथी जो है किस तरह से हेलमेट लगाते हैं, उसमें रोशनी का व्यवस्था पूरी रहती है। इन सारी चीज़ों के प्रति खुद जागरूक रहें, और अगर उन्हें कोई इस तरीके का न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आवाज़ भी उठाएं। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ना। और जो कोयले की धुलाई होती है या फिर कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है बेल्ट के सहारे, तो इसमें प्रोसेसिंग जो होती है उसमें भी मजदूर पूरी तरह से लगे रहते हैं। तो जाहिर है कि कोयला कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए सांस से संबंधित समस्याओं के प्रति इन खनिकों को बहुत ज़्यादा अवगत रहना
रहने की ज़रूरत है और इसीलिए ये जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। और वैसे देखा जाए तो जो भी कोलियरीज होती हैं उनमें मेडिकल सुविधा मुहैया करवाई जाती है और भारत की कोल लिमिटेड कंपनियां हैं जो अलग अलग इनके रहने की जो व्यवस्था होती है, वहाँ पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सब चीज़ों का ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब मुहैया करवाती हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करती हैं और इनके जो भी परिवार होते हैं उन्हें विशेष सुविधा मिले इसका भी ख्याल रखा जाता है। और कुछ एक जगहें हैं जो हमारे देश में भी जो कोयला खनन के लिए बहुत जानी जाती हैं, इनमें से रानीगंज है, झरिया है और धनबाद के इलाके, और इन्हीं इलाकों में से गिरिडीह और सिंदरी वगैरह के भी इलाके हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है, यानी कि काला हीरा निकाला जाता है ना। जी जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विशेष तरीके के दस्ताने वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हें मिलनी चाहिए, इसके लिए आप खुद भी जागरूक हों श्रमिक भाई, इसलिए भी ये दिवस मनाया जाता है। बाकी सरकार अपने ढंग से काम करती है लेकिन फिर भी बहुत वृहद है उनका कार्यक्षेत्र, सरकार का, शासन का, प्रशासन का। हमें खुद भी जागरूक रहना चाहिए कि हम किस जगह काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो आपात स्थिति में लोग काम करते हैं, जहाँ कभी भी प्रकृति कुछ भी अपना कहना चाहिए स्वरूप दिखा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। आज इसीलिए ये कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। तो एक बार ढेर सारी फिर से बधाई और शुभकामनाएं। जी जी। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। फरिश्तों के बहक जाए कदम, बिन पिए मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, तूने गुलशन मेरा महकाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। तो भाई देखो, गजब की बात तो तब होती है जब आपको बहुत प्यास लगी हो, दूर दूर तक कहीं पानी ना मिले। तो इस बारे में एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, कहोगी तो? नहीं तो तुम कहोगी कि अब ब्रेक का समय हो रहा है संगीता, ये वो, तो क्या सुना दे? नहीं, बिल्कुल सुनाइए जी। एक बार ऐसे ही किसी मतलब
पहले तो राजा महाराजा की बात होती थी ना, तो राज दरबार में ऐसे ही बात हुई कि सबसे कीमती चीज क्या है। सबने ऐसे ही हीरा मोती सब बताया, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं पानी बहुत कीमती है। तो राजा बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा ना क्या है, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, हम तो कभी पैसे देते ही नहीं है खरीदने के लिए, आता रहता है पानी, कुएं हैं, तालाब है, सब जगह है, झरने हैं। तो ऐसे ही फिर उनका ठीक है कोई बात नहीं, अब मान गए। राजा तो राजा ने कह दिया तो मानना पड़ेगा। लेकिन एक बार शिकार पर ऐसे ही गए और बहुत परेशान, तो उनका पानी प्यास लगी है राजा को। तो मंत्री ने कहा कि महाराज क्या करें। उन्होंने कहा जितने भी पैसे लगे लगाओ और लेके आओ। बोले नहीं पैसे से तो मिलेगा ही नहीं पानी यहाँ पर कहीं पर भी। तो बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने कहीं से पत्ते उठाया, दोना बनाया और कहीं से पानी लेकर आए दूर जाकर नदी से मंत्री। फिर उन्होंने बताया कि ये पैसे से भी नहीं जो चीज़ मिल सकती वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है ना। जी तो जैसे कि सूर्य की रोशनी हो या ये सारी चीज़ें जिनके लिए हम पैसे नहीं देते हैं, अब तो खैर पानी के लिए भी पैसे देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़्यादा कीमती हैं हमें लगता है। जी बिल्कुल, तो उसी वजह से पानी जो है वो काफ़ी कीमती भी हो जाता है। देखिए एक जब आपने कहानी बताई तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई कि इसमें एक राजा रहते हैं और उन्हें शिकार के दौरान बड़ी प्यास लगती है। अब वो सोचते हैं कि कहाँ जाया जाए, कहाँ से पानी मिलेगा। लेकिन जिस घर में वो जाते हैं और खटखटाते हैं वहाँ पानी की बड़ी मतलब समस्या होती है। तो अब वो सोचती हैं, चूंकि वो राजा रहते हैं, तब सोचती हैं कि भाई किया क्या जाए। तो पानी का ग्लास लेकर के आती हैं, लेकिन उनको कहती हैं राजा को कि पहले आप बैठ जाइए, और फिर पानी देती हैं। लेकिन पानी के ऊपर उन्होंने कुछ जैसे हम लोग कुछ गार्निश वगैरह करते हैं, कुछ भुरक दिया उन्होंने, और उससे बड़ी अच्छी सी सुगंध आने लगी। तो राजा ये सोचने में भी डूब गए कि भाई आखिर ये इतनी अच्छी सी सुगंध किस चीज की आ रही है। और साथ ही साथ चूंकि वो धूप से शिकार करके आए थे तो उनका और अच्छा लग रहा था, और अच्छा उन्हें लग रहा था, और उन्हें लगा कि भी ठंडा ठंडा पानी ये अचानक ज्यादा सब पी लेंगे तो फिर इनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो इस तरह से धीरे धीरे सिप लेकर पानी उन्होंने पिया, और फिर उनकी बड़ी सराहना की और पूछा भी कि ये आपने क्या इस पे छिड़क दिया है। तो उन्होंने कहा इसीलिए कि आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। तो पानी जो है वो बड़ा कीमती था, इस वजह से उन्होंने उस पानी की बचत भी की और उसका लुत्फ भी पूरी तरह से उठाया, और राजा को जो उनकी तबीयत ना खराब हो जाए इसका भी पूरा ध्यान रखा। क्या बात है। और फिर राजा ने उन्हें बहुत बताया कि भाई आपने तो बहुत समझदारी का काम किया। तो इस तरह से राजा ने उनकी तारीफ भी की। भाई लेकिन देखो ये तो हो गई तारीफ की बात, लेकिन क्या हम कितनी तारीफ के लायक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो हम कभी सोचते ही नहीं है। जैसे हमने सोचा ना कि बेपनाह पानी है, तो घरेलू काम में हम किस तरह से ध्यान दें रोजमर्रा की जिंदगी में कि पानी कम से कम खर्च हो, जी है ना। तो जैसे कि हम कपड़े आदि धोते हैं तो इकट्ठा हो जाए, अगर वॉशिंग मशीन में धोना है तो इकट्ठा हो जाए तो ही धोएं। और अगर वॉशिंग मशीन में नहीं भी धोना है, बाल्टी आदि में धोना है, तो भी काफी एक साथ एकत्र हो जाता है, तो जाहिर है कि पानी की बचत होती है। जी तो बाल्टी आदि में भी धोएं तो रख कर धोएं, ऐसे सीधे नल के नीचे न उसको साफ करें, बल्कि बाल्टी में डाल के निचोड़ के और किसी तरह से मतलब निचोड़ने में उसका ज्यादा साबुन निकाल लेंगे तो पानी कम लगेगा। और ऐसा कई बार देखा भी जाता है कि जो बर्तन हुए या कपड़े हुए, हम लोग अगर 2 बर्तनों में पानी लेकर के धो लें, 2 या 3 बर्तनों में पानी लेकर धो लें, तो उससे पानी की काफी बचत हो जाती है। बशर्ते कि नल खोल दे और फिर साफ कर रहे बर्तन साफ कर रहे तो उससे पानी ज्यादा चला जाता है। बिल्कुल ज्यादा तो जाता है, लेकिन जो व्यावहारिक अगर हम बात करें संगीता, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन क्या नल रहेगा तो हम क्या बर्तन में रखकर बर्तन धोएंगे, बर्तन में पानी इकट्ठा करके? तो ऐसा तो नहीं संभव है। इसलिए हमारे साथी जरूर इस बात की कोशिश करें कि अनावश्यक रूप से पानी, जैसे हम नल खोल देते हैं और उसके बाद अगर कोई साबुन आदि लगाते रहते हैं उसके पानी से हटा के, तो भी नल नहीं बंद करते हैं, उसमें आलस्य करते हैं। तो कोशिश करें कि जल्दी जल्दी नल बंद कर ले और जल्दी जल्दी खोल लें। हाँ बिल्कुल, और लीकेज भी अगर उसमें है तो उसको रिपेयर कर लें, ठीक कर लें, वो तो बहुत जरूरी है। तो ये भी है। और साथ ही साथ जो कपड़ा वगैरह धोते हैं हम, तो उसमें भी पानी बचाया जा सकता है कि अगर बाल्टियों में लेकर के धोएं, थोड़ा पानी लेकर धोएं, कि उसको सीधा नल के नीचे से न धोएं, तो उससे भी काफी पानी की बचत होती। और साथ ही साथ जो हमारे व्हीकल्स होते हैं या जो हमारे पास कारें हैं, गाड़ियां हैं, उनको भी हम जब धोते हैं तो बेइंतहा पानी उसमें चला जाता है। तो भाई धोएं ही ना उसको, कोशिश करें कि आप उसको बस गीले कपड़े से पोंछ लें। हाँ, तो धोने की तो आवश्यकता ही नहीं है। बल्कि यहाँ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि एक जन थे, उनके यहाँ भाई जाहिर है कि बहुत समृद्ध थे, तो उनके रोज़ धो रहा था उनका जो चालक था, पता लगा इंजन वगैरह में ज़्यादा पानी चला गया और वो ख़राब हो गई गाड़ी। तो इस तरह से ध्यान दें कि वाहन आप
सूखे कपड़े से फिर गीले कपड़े से पोंछकर फिर सूखे कपड़े से पोंछकर आप काम चला सकते हैं। तो अनावश्यक रूप से इसको धोएं ना। और धोने की जब बात आती है तो भाई जाहिर है कि हम अपनी स्वच्छता का ख्याल तो रखते ही हैं, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हैं। तो सब्जी आदि तो हम कहते हैं ना ठीक से धोएं। हाँ। तो अब इसमें बचत कैसे की जाए? हाँ, तो इसमें बचत ये कर सकते हैं हम लोग कि पालक आदि जो भी हम साग धोते हैं, आलू धोते हैं, उन सब का पानी हम कहीं और प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल ला तो सकते अगर हैं। आपके घर में गमले वगैरह हैं तो उनमें डाल सकते हैं, आप पौधों के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर अगर थोड़ा साफ है, अगर दूसरा तीसरा पानी अगर है तो थोड़ा साफ है तो उसे आप दूसरे कामों में भी ला सकते हैं। और साथ ही एक चीज और भी होती है रुन जी कि कई बार हम जो पानी पीने का भर के रखते हैं कई सारे बर्तनों में, तो वो दूसरे दिन, क्योंकि कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, पानी की सप्लाई कभी बाधित नहीं होती, तो वो बर्तनों का पानी दूसरे दिन जो है वो फेंक दिया करते हैं। और फिर उसमें ताज़ा भर लेते हैं। तो जब उसको खाली करना है या उन बर्तनों को साफ करना है तो फिर ये भी देख लें कि भाई वो पानी जो है, जो बच गया है, जो इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो दूसरे दिन कहाँ किस तरह से रखा जाएगा, इससे जिससे कि उसका प्रयोग कहीं ना कहीं हो सके। तो नहीं उसका प्रयोग करें ही, बल्कि अगर पानी स्वच्छ है तो हमें तो इसका समझ में नहीं आता कि लोग क्यों फेंक देते हैं जी। क्योंकि जब हम पानी की बोतलें खरीदते हैं तो क्या हम कितनी दिन पहले की भरी हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है कि पीने का पानी एक दिन में खराब हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखें। और अगर आवश्यक है भी तो उसको जैसे तुमने कहा कहीं और प्रयोग में लाएं, तो खाना बनाने में इस्तेमाल में ला सकते हैं और कहीं ला सकते हैं ना जी। क्योंकि कहीं जगह पे जहाँ पानी नहीं आता है वहां तो बहनें ये करती भी हैं कि जो पानी बचा हुआ है भाई उसको दूसरे दिन इस्तेमाल करती हैं। थोड़ा सा गंदा भी है तो उसमें फिटकरी वगैरह आप अगर ऊपर से चला दीजिए तो वो पानी पूरी तरह से साफ हो जाता है। लेकिन ये तो फिर वही वाली बात हो रही है कि अगर वहां पानी नहीं आता है इसलिए आप सजग रहेंगी और जहाँ पानी आ रहा है तो वहां इफरात खर्च करेंगे। तो ये न करें। बल्कि हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है वो नदी की मीठी पानी उस जैसा कोई अनमोल नहीं, समंदर में बहुत है पानी पर वो उसका कोई मोल नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस तरह से हमारे साथी बराबर लिख रहे हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है, बिना जल हमारा क्या, धरती के किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं है। हमें पानी बचाना चाहिए क्योंकि जल है तो कल है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि पानी के बिना जीवन की कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी पृथ्वी का अधिकांश पानी समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है, जहां पानी में नमक की अधिकता के कारण उस पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर पीने योग्य पानी का प्रतिशत बहुत कम है। पानी की जरूरत सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं बल्कि अन्य सभी जानवरों और पौधों को भी जीवित रखने के लिए पानी की जरूरत होती है। हम इंसान को जीवन के हर पड़ाव में पानी की जरूरत होती है। सुबह से शाम तक हमें पानी की जरूरत होती है। फसलों की खेती करने के लिए, बिजली के उत्पादन करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, औद्योगिक और वैज्ञानिक कार्यों और चिकित्सा उपयोग आदि के लिए पानी की जरूरत है। आज भी देश के कई हिस्सों में लोग शुद्ध पेयजल की कमी का सामना कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल की कमी जीवन के लिए एक वास्तविक चुनौती है, इसलिए पानी की बर्बादी को रोकने की और पानी को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हमारे साथी लिखते हैं कि पानी की एक एक बूंद बच जाए, ऐसा लगता है कि बिना कारण के व्यर्थ न बहे। और लिख रहे हैं कि अनुरोध है कि ये संदेश सभी को दें और आने वाली पीढ़ी को इस बात को समझना जरूरी है और बच्चों को भी सिखाना होगा कि पानी की बचत करें। जी। और अब कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
हमने खनिक दिवस की बात की ना, तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कोयला खनिक दिवस, कोयला निकालने वाले खनिकों को बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। कोयला निकालने वाले श्रमिकों के बारे में एक फिल्म बनी, काला पत्थर, तो इस फिल्म को इन्होंने याद किया है। ये फिल्म मैं बता दूं कि चासनाला के ऊपर बनी थी, जो एक वहाँ पर केस हुआ था उस पर। तो काला पत्थर फिल्म को याद करते हुए लिखते हैं कि उसमें हमने इस चीज़ को देखा था। वैसे किसी भी खदान में जाने और देखने का अवसर नहीं मिला। वैसे मैंने सुना है कि खदान छत्तीसगढ़ और बिहार की तरफ बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने, हमने बताया भी था। हाँ, काफ़ी चीज़ें, जी जी, गिरडी और ये सारी जगह जो है, जी जी, वो सब उधर ही है। और हमारे एक साथी ने लिखा है, जैसे हमने कहा था कि जो निःशुल्क है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की और भी सूची बढ़ाई है। नींद, शांति, आनंद, हवा, पानी, प्रकाश, और सबसे ज़्यादा कीमती है हमारी सांसें। जी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। तो फिर बात आती है कि पानी के लिए हम कितने सजग रहें। आज तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और इसके लिए फिर बात है कि बहुत सारी जगहों पर तालाबादी, जैसे अगर हम नहीं भी कर रहे हैं फिजूल, तो गंदा कर रहे हैं, तो एक तरह से उसको हम व्यर्थ ही कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे एक साथी ने और लिखा है कि पानी की बचत को लेकर सरकार को कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए। सुबह टहल कर आ रही थी, पार्क के बाहर नल से पानी बह रहा था, बगल से कितने लोग आ जा रहे थे, कोई पानी को बंद नहीं कर रहा था। पानी बह रहा है, मैं रोड के उस साइड थी, मतलब इस साइड थी। इन्होंने लिखा 20-21 साल का एक लड़का पार कर रहा था, कान में ईयरफोन लगाए, मैंने 2 बार उसे आवाज़ दिया, पलट कर देख, मैंने बोला बेटा तुमसे तो ये मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम नल बंद कर दोगे। वो शर्मा गया, बोला सॉरी आंटी, मैंने ध्यान नहीं दिया, और उसने नल बंद कर दिया। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब वो कहीं पर भी रहेगा तो सजग रहेगा इस बात को लेकर कि हाँ मुझे नल बंद करना है। जी, तो यही संस्कार हम धीरे धीरे देते हैं, सिर्फ हम अपने बच्चों को नहीं, अपने समाज में जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास भी इस तरह की बातें करके लोगों को छोटा सा सबक जैसा दे सकते हैं, हाँ, या एक आदत डाल सकते हैं। जी, और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश दौरे में हैं, तब उन्होंने बर्लिन और डेनमार्क में अप्रवासी भारतीयों से आह्वान किया था कि अभी भारत में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसमें भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। ऐसे में हर अप्रवासी जो भारतीय अपने अपने मूल जिलों के निवासी हैं, उस क्षेत्र में 75 तालाबों का निर्माण करवाएं। बहुत ही बढ़िया, अच्छा संदेश था श्री मोदी जी का, और इस पर अगर अमल हो गया तो हर जिले में 75 तालाबों का निर्माण हो गया तो भूजल स्तर बढ़ जाएगा, ऐसा लिखते हैं। जी, तो देखिए कितनी सारी बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। और पानी के लिए तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो जगह होती जहाँ बहुत सारी स्त्रियां खड़ी होती है पानी भरने के लिए लाइन लगा करके, तो लगातार पानी आता जा रहा है, तो कई बार बातें भी करने लगती हैं, तो उनके मटके भी बहने लगते हैं, तो वो भी जरा देखें कि भाई पानी भर गया है, दूसरे का नंबर भी आए। बिल्कुल बात सही है, और इसीलिए तो हमारे साथी लिखती है कि पानी की बचत बोलते सब, करते कोई नहीं। हाँ। हमारे पड़ोस में बोरिंग चालू करने वाले अंकल रहते हैं, तो 2 नल कनेक्शन है, आज भी एक नल अंदर पानी भरने के काम में लेते हैं, दूसरा पूरे टाइम रोड गाड़ी और तो और बाहर के का पूरा मकान धोते हैं। विशेष इन्होंने लिखा है पानी बर्बादी पर सख्त नियम बनना चाहिए। तो भाई हम सब की जिम्मेदारी है इसमें, कहीं ना कहीं अगर आप इसकी शिकायत करें तो ज़्यादा अच्छा होगा मुझे लगता है। और अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आपके अगर पड़ोसी, तो हो सकता है कि वो इसी से मान जाए। हम आग्रह करते हैं आपसे, पहले तो विनंती करते हैं कि कृपया आप पानी के जो अपव्यय है उसको रोकें। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी।
ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू, हमारी जान ले लेगा ये नीची आँख का जादू। चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। देखो ये श्रृंगार की बात हो गई, और श्रृंगार रस जहाँ होता है वहाँ का आनंद ही अलग होता है। तो पानी की बचत के बारे में बहुत सारी बातों के साथ ये बड़ा बेहतरीन सा ये गीत अभी हमारे साथियों ने सुना। क्या ख्याल है पानी की आपका? बचत नहीं चलेगी नहीं, वो तो बूंदे ही हैं, कुछ छटक जब झटकी जाती हैं तो बूंदे उड़ती हैं बस, और वो जो क्या कहते हैं सुकून देती हैं, वो फिर वही वाली बात है कि बेशकीमती होता है जी। तो उसका तो अलग वो मज़ा है, और जो हम बातें बताते हैं उसका अपना मज़ा है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं संगीता, उसमें ये बहुत ज़रूरी है ना कि और किन किन चीज़ों पर ख्याल रखा जाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम ग्लास में पानी लेते हैं खुद भी, तो हर बार एकदम भर कर लेते हैं, तो आप पहले देख लें कि उतनी आपको आवश्यकता है कि नहीं। और वहीं कोई मेहमान आता है, खास तौर से अतिथि आता है, तब भी हम पूरा भर कर देते हैं। उसका एक निश्चित माप है ना कि 1 अंगुल नीचे तक हो, बहुत ऊपर तक ना भरा हो, बहुत कम ना हो। तो यहाँ पर हम कहते हैं एक नई परंपरा शुरू करनी होगी कि अगर आपको कम पानी पीना है तो पहले ही कह दीजिए कि हमें पानी कम दीजिए आप। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि सिर्फ औपचारिकता में हमने 2 घूंट पिया और छोड़ दिया। नहीं, चाय में तो कहते ही है ना, तो पानी में भी कह सकते हैं। कहाँ चाय तो कहते हैं और दे दीजिए 1 आध कप बिल्कुल सही बात है। जैसे चाय में कहते हैं कि नहीं हमें आधी कप ही पीनी है, हम उसको नहीं फेंक सकते क्योंकि उसमें हमारा आपका श्रम लगा होता है, शक्कर लगी होती है, ये वो। तो ऐसे ही उससे ज्यादा कीमती है पानी। तो इस तरह से या तो घर में छोटी ग्लास रखें, ग्लास बहुत बड़ी बड़ी ना हो, पुरानी वाली जो होती हैं, क्योंकि आजकल लोग एक बार में इतना ज्यादा पानी नहीं पी पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना जी। तो पानी को जो है वो साफ सुथरा भी रखे। कई बार घर में भी जो भगोने वगैरह होते हैं या जो जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं, तो कभी खुला ना रहे। बच्चे पानी वगैरह पीने जाते हैं तो कई बार खुला छोड़ देते हैं, तो इस पर भी ध्यान है, नहीं तो बहुत ज्यादा पानी फिर बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाता है। या हम बर्तन में निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि अरे ये तो बर्तन गंदा था, तो वो व्यर्थ हो जाता है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, और हमारे एक साथी ने और लिखा है कि पानी की बचत के विषय में चर्चा करने से जागरूकता आती है। बड़ी अच्छी बात है। कई बार किचन में एक यंत्र लगा होता है जिससे पानी फिल्टर होकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें एक पाइप लगा होता है जो सिंक में ऐसे ही पड़ा रहता है और पानी बहता रहता है। अगर उसे बाल्टी में भर लिया जाए तो पौधों में डाला जा सकता है या कहीं धोने के काम आएगा। तो यानी जो हम पानी स्वच्छ करते हैं उसमें जो अतिरिक्त पानी बहता है उस पर ध्यान दें। और ऐसे ही जब हम वातानुकूलित यंत्र लगाते हैं, यानी AC प्लांट जो लगाते हैं अपने घर में, उसमें भी जो पानी बहता है उसको भी हम पोछा आदि करने में प्रयोग में ला सकते हैं। बड़ा ठंडा ठंडा सा पानी रहता है
तो भाई पोछा आदि लगाने में काम लाएं, बर्तन धोने में काम में ला सकते हैं, तो इस तरह से उसका उपयोग करें। और बहुत सारी जगहों पर तो बड़े बड़े मॉल में अब आप देखेंगे तो देखेंगे कि जब जहाँ पर प्रसाधन होता है, शौचालय आदि होता है, वहां पर गंदा पानी एक बार हमने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर रिसाइकलिंग होती है, यानी जो पानी वेस्ट होता है उसको फिल्टर करके फ्लश में इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो ये तो वृहद स्तर पर है, क्या हम घर में ऐसा नहीं लगा सकते? इस बात पर विचार किया जा सकता है ना? जी बिल्कुल। तो विचार करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। खाना कब बनाएंगे? नहीं, काम भी करेंगे, विचार भी करेंगे। दोनों तो काम क्या बताने जा रही हो? जी, एक हल्की सी नमकीन बता देते हैं। नमकीन हल्की? चलो, हल्की सी है। तो 1 कप मैदा और जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं या घी, और थोड़ा सा मैदा, 1 टेबल स्पून घी एक अलग से, क्योंकि उसको कुछ चिपकाने के लिए मैदे को घोल कर बनाना है, और 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी यानी कि मंगरेल, और 1/4 चम्मच चाट मसाला, नमक। तो मैदे में 2 चम्मच घी आप डाल दें, नमक और मंगरेल या घी जैसा आपको अंदाज चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। यानी मोइन पड़ेगी उसमें, है ना? हाँ, मोइन। और उसके बाद आटा लगा लें, 20 मिनट के लिए इसको रख दें सेट होने के लिए। फिर इसका जो चिपकाने वाला मैदा, उसमें घी मिलाकर एक साटा तैयार कर लें, और थोड़ा सा इसको आटे को जब आप निमकी बनाएंगे तो उसे मसल कर, बिहार में एक्चुअली ये कही जाती है निमकी, रेणु जी। अच्छा। तो आटा मसल कर फिर चिकना कर लें, और एक लोई पराठे की तरह की लें, उसको बेल लें अच्छे से। इस पर पूरा जो साटा आपने बनाया है उसको अच्छी तरह से फैला दें, और चाट मसाला छिड़क दें। सब अगर पसंद हो तो इसको लाल मिर्च भी इसमें आप छिड़क सकते हैं, धनिया पाउडर भी छिड़क सकते हैं। अच्छा। अमचूर पाउडर भी छिड़क सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं ना कि नमक, अमचूर पाउडर, अमचूर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च वगैरह, ये भी तो चाट मसाला जैसा ही हो गया। उसको आप अलग अलग भी ये सब चीजें डाल सकते हैं। या तो फिर इनको पूरा मिला करके आप रख लें और थोड़ा सा इसको छिड़क दें, और इसके बाद जो अंदर की तरफ से इसको रोल करना है, और रोल करने के बाद छोटी छोटी सी गोलियों में काट लेना है। एक एक इसमें से निकालना है और उसको तिकोना बेल लें, और फोक से या फिर किसी भी चक्कू से उसको गूंद करके, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा छेद करके मीडियम आंच पर धीरे धीरे से तल लें, तो कुरकुरी हो जाएगी। यानी कि बहुत तेज आंच में अगर तलेंगे तो फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि इसमें परतें होती हैं। तो ये हल्का तो नहीं हुआ? 4 परतें तुमने कैसे कह दिया हल्का? नहीं, परतें खुल जाएंगी तो हल्का हो। परतें खुल जानी चाहिए, चाहे वो दिल की हो या किसी भी चीज़ की। लेकिन भाई हमने जब अपना आज ये बताया था ना, तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि भाई मैं तो खाना नहीं बनाता, लेकिन अगर सच बात है कि अगर व्यंजन बताया जाए और लोग बनाए नहीं तो क्या मजा कार्यक्रम का। जो बता रहा है, जो बनाता है वो बताए। हाँ। तो उसमें हमारे एक साथी ने ये भी बड़ा अच्छा लिखकर भेजा है कि भाई कि हाँ, इन्होंने लिखा कि आपने इतनी मेहनत से व्यंजन विधि बताई, हम लोगों ने बनाई नहीं, तो फिर कार्यक्रम का आनंद क्या रहा? फिर मैं तो बना नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं होशियार नहीं हूँ, हमारे अन्य श्रोताओं ने बनाई हो तो मुझे पता नहीं। तो भाई ये तो आप होशियार हैं, तो इस मामले में भी होशियार हैं कि आपने फट से कह दिया कि और लोगों ने बनाई हो तो हमें पता नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप क्यों नहीं बना सकते? आप सोचिए ज़रा, आप बनाइए। हाँ। और एक ने बहुत अच्छा लिखा है कि आपने जो वो इलायची दाना बताया था कि इलायची जो है वो शक्कर के साथ अगर कूटेंगे तो अच्छे से पिस जाएगी, तो उन्होंने लिखा है कि अब मैं वैसा ही उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, क्योंकि अलग से रहती है, थोड़ी कम रहती है ना, तो ठीक तरह से पीस नहीं पाती है। हाँ, तो अगर चीनी के साथ पीस देंगे तो फिर वो अच्छी तरह से पीस जाती है, और सारे में उसका जो एक स्वाद होता है, एक खुशबू होती है, वो फैल जाती है, अच्छे से आ जाती है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रयोग शुरू कर दिया। तो बस छोटे छोटे ऐसे ही हैं, जैसे अभी इन्होंने निमकी की बात बताई, तो इसमें आप अगर जैसे 1 कप अगर मैदा आपने लिया है तो इसमें 1 चम्मच करीब सूजी भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा कुरकुरापन और आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे बताएंगे। और अब कुछ पेय पदार्थ बता दो। हाँ, आप बताइए। ऐसा? हाँ, तो पेय पदार्थ में तो आजकल कच्चे आम का पना जो है वो बड़ा अच्छा है, मुफीद है, सेहत के लिए अच्छा है। तो कच्चा आम जो आता है, केरी जिसको कहते हैं, हरे वाले जो आम आते हैं, उनको आप उबाल लें और कुकर में बस 1 सीटी में पक जाता है। कभी कभी बहुत आवश्यक हो तो 2 सीटी की आवश्यकता होती है, नहीं तो 1 सीटी में पक जाता है। 1 आम 2 आम अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुरूप आप ले लें, और 1 गड्ढे पुदीना जो है उसकी पत्तियां निकाल लें, उसको पीस लें अलग, और इसके गूदे को, उबला हुआ आम जो है उसको अलग निकाल लें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके गूदे को अच्छे से निकाल लें, मैश कर लें, ज़रूरत पड़े तो मिक्सी में चला लें, नहीं तो आप हाथ से भी उसको मसल सकते हैं या छन्नी में छान लें। अब ये 2 पेस्ट तैयार हो गया, एक तो पुदीने का और एक आपका आम का। आम का। पुदीने में आपको अगर अच्छा लगता है, मिर्च खाते हैं, तो 1 हरी मिर्च भी आप पीस सकते हैं,
नहीं तो कोई आवश्यक नहीं है। उसके संग इसमें काला नमक डाल दें और उसके साथ साथ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, आजकल मौसम में हम रखते ही हैं, ऐसे ही काली मिर्च, ये सब स्वाद के हिसाब से मिला लें और एक पेय पदार्थ बना लें, या ये कह सकते हैं ना कि 1 जग करीब बन जाएगा एक आम में। और उसमें पुदीना मिला लें और काला नमक, सादा नमक और भुना हुआ ज़ीरा का पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ये सब आप मिला लें। खूब अच्छे से खाने के साथ भी खाएं। शाम को मन हो तो पानी पूरी खा सकते हैं, यानी गोलगप्पे खा सकते हैं उसमें पानी ये भर के। जी, और हाजमे के लिए भी अच्छा है, गर्मी के लिए भी अच्छा है। और कहीं से अगर आप लू में से आ रहे हैं तब इस तरीके के पन्ने का अवश्य सेवन करें। संगीता, इसमें एक बात और है कि बहुत सारे हमारे साथियों को वो भी पसंद आता है कि इसमें अलग से गुड़ भी मिलाते हैं। तो गुड़ मिलाकर खट्टा मीठा भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को केवल खट्टा पसंद आता है, कुछ लोगों को केवल मीठा पसंद आता है। तो ये फिर अब इसमें थोड़े थोड़े से आप परिवर्तन अपने हिसाब से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, गुड़ का शरबत भी बहुत चलता है और बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। सादगी, ये तेरा बांझपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। चाल में शोखिया या नशीली बिजलियां, चाल में शोखिया या नशीली बिजलियां, हर तरफ ये शोर है, गिर पड़ेगा आसमां पर तेरी खामोशी अल्लमा, अल्लमा। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को। कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। ये गया दिल मेरा, अलविदा, अलविदा। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। भाई देखो, तुमने अभी निमकी बताया संगीता जी, तो मैंने नोट किया, अभी फिर से मैं पढ़ रही थी उसको, तो उसमें ये नहीं बताया था ना कि कैसा आटा गूंदना। वैसे हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है, लेकिन ये तो बात सही है कि सख्त या नरम। हाँ, सख्त, सख्त। तो भाई जिस तरीके की नमकीन बनती है, चाहे वो मठरी बने, नमक पारा बने, कुछ भी बने, या शक्कर पारा भी बनाना होता है, तो थोड़ा सा सख्त ही गूंदा जाता है इस तरीके के मैदे को, क्योंकि उसमें मोयन पड़ा रहता है ना, तो जब वो तली जाएगी तो वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगी।
क्या बात है, इसलिए। जी। और मोजिटो सिरप बता दें अपने श्रोताओं को। तो मोजिटो सिरप बनाने के कहीं इसको मोहितो भी कहते हैं रेणु जी। तो इसके लिए सामग्री लिख लें। 1 केजी चीनी, यानी कि ये सिरप बनाकर आपको रखना है जी। तो 1 किलो चीनी, 24 नींबू लेने हैं, इनको 2 टुकड़ों में काटकर उनका रस निकाल लीजिए आप। 800 ग्राम पुदीने की पत्ती, और इसे मतलब नींबू के रस के साथ पीस लेना है। पुदीने की पत्तियां निकालकर पानी में नहीं पीसनी है, नींबू के रस में ही पीस लेनी है। अच्छा जी। और अब इसको बनाना इस तरह से है कि पहले 2 कप पानी डालकर 3 तार की चाशनी जो चीनी आपके पास है उससे बना लें, और इसमें 1 चम्मच नींबू का रस मिला दें जब आपकी चाशनी तैयार होने लगे तब, क्योंकि अगर नींबू का रस नहीं मिलाएंगे तो चाशनी थोड़ी सी जम जाती है, मिला देंगे तो नहीं जमेगी। अब जो पुदीना आपने रखा हुआ है पिसा हुआ, मतलब नींबू के रस के साथ, उसको इसमें मिला देना है, और इसको एक बॉटल में यानी कांच की बॉटल में आप भर कर रख लें। और ये हो गया आपका मोजिटो सिरप। और जब इसे बनाना हो तो ग्लास में बर्फ़ के टुकड़े अगर आप डालना चाहते हैं, ठंडा अच्छा लगता है तो वो डालें, और उसके बाद 3 चम्मच मोजिटो सिरप डालें इसमें, और इसके ऊपर से सोडा वाटर जो आता है वो डालें। 1 लेमन स्लाइस यानी कि 1 नींबू का जो गोल टुकड़ा है उसे काटकर आप उसके ऊपर रख सकते हैं, और थोड़ी सी पुदीने की पत्ती आप उसमें डाल सकते हैं ऊपर से, और एक स्ट्रॉ लगाएं या फिर ऐसे ही पिएं। तो वो देखने में ऊपर से अच्छा भी लगेगा क्योंकि नींबू की उसमें स्लाइस पड़ी हुई है, और थोड़े 2-3 पुदीने की पत्ती, तो अच्छा लगता है देखने में। बल्कि पुदीने की जो बिल्कुल ऊपर के जो कहते हैं ना दल होता है, जिसको कहते हैं ना, कई पत्तियां एक संग लगी। तुलसी दल तो लोग जानते ही होंगे ना, एक अकेली पत्ती होती है और एक 3-4 पत्तियों का गुच्छा होता है, वो अगर दल रख देंगे तो वो और सुंदर लगेगा, है ना। जी बिल्कुल। और भाई जब देखो अब हम लोगों ने कहा तो हमारे साथी लिख कर अब भेजने लगे। इन्होंने लिखा कुछ दिन पहले आप राजुल जी ने पराठा भरने के तरीके बताए थे, उसके फिलिंग बाहर नहीं निकलेंगे। आपने बताया था कि आटे में भीतर में परथन जो आटा लगाते हैं वो या तेल लगा देने से ये अच्छी तरह से मिल जाते हैं और फूल भी जाते हैं, हटते नहीं हैं। और लिखा है कि मैंने वैसे ही बनाया, मेरे पराठे फूले बिना फूले फूले बने और बिना फटे बनते हैं। तो वैसे इन्होंने माफ़ी मांगी है कि हमें सचमुच ये सब बातें शेयर करनी चाहिए थी। वही ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग अच्छे से बनाएं, खुश रहें, बस हम तो यही चाहते हैं, है कि नहीं। जी जी। और चीज़ें तो बहुत सारे हमारे साथी इससे भी बेहतरीन बनाते होंगे, लेकिन जो हमें पता है वो हम बताते रहते हैं। जैसे कि हमने नीम के फूल के बारे में बताया था, तो उसका प्रयोग आप अवश्य करें, और अगर इस सीज़न में आप नहीं कर सके हैं तो अगले सीज़न में आप ज़रूर करें। नीम का फूल एकत्र कर लें, उसको बिल्कुल सूखी कोरी कढ़ाई में पहले उसको भून लें, या आपने रोटी बना के हटे हैं तो उस तवा गर्म है उसी पर आप 2 मिनट लगेगा, इतने नाजुक होते हैं ये फूल कि उनको आप भून लें। और उसके बाद 1 चम्मच, अगर 1 कप में अगर फूल है 1 कप बराबर, तो उसमें करीब 1 चम्मच आप देशी घी डाल के और फिर उसको वैसे ही सूखा भून लें, उस पर नमक छिड़क लें, थोड़ी काली मिर्च छिड़क लें, दाल चावल रोटी के साथ उसको खाइए, देखिए कितना स्वाद आता है। लेकिन हाँ, फूल एकत्र करने के लिए कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, इसको आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो बस इसके लिए फिर वही है कि हम ढूंढेंगे कि कहाँ है नीम का पेड़, कहाँ है नीम का पेड़। उसके नीचे की जगह साफ की जाएगी, हम लोग चादर बिछाते हैं, उसके बाद सुबह के समय वो झरता है फूल, और वो ढेर सारा मिल जाता है, फिर थोड़ा साफ कर लीजिए और खाइए, खिलाइए। जी, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। अरे लेकिन स्वाद और सेहत बिल्कुल का खजाना है। और उसकी जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जो कोपलें होती हैं, उनकी भी बड़ी अच्छी पकौड़ियां वगैरह बनती हैं। क्या मतलब है? जी बिल्कुल, सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। और आप कुछ बता रही हैं रेणु जी? नहीं भैया, तुमने पहले पकौड़ी इतनी कड़वी खिलाओगे तो फिर हम उसके बाद क्या बताएंगे। हमने तो देखो बता दिया, कोमल पत्तियां होती हैं एकदम, उसको तो मिश्री के संग खा लेना चाहिए, पता है। अच्छा, सीधे सीधे। अच्छा, नवरात्र में हम लोग शुरू में सब जरूर खाते हैं इसको। या जैसे कि गला जब खराब होता है, कभी आपको लग रहा है कहीं आप घूमने गए हैं या कहीं हैं होटल आदि में, आजकल तो लोग रिसोर्ट में भी ठहरते हैं या कहीं पर भी, मैं तो भाई एक बार किसी हॉस्टल में गई थी, तो वहां पर थोड़ा गला ऐसा लगा, तो वहीं देखा कोमल पत्तियां, उसको शक्कर के साथ खा लिया, बस गला ठीक हो गया। तो कुछ ये उपाय कर लें और फिर गाना गा लें।
पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। धार काजल की तुम और तीखी करो, मांग होठों की मीठी हंसी से भरो। जिंदगी झूमने पर मचल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। काली घटा गोरे गालों से गेसू हटा दो जरा, इस अंधेरे में एक शम्मा जल जाएगी। मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी। रेणु जी, समय हो गया है एक छोटे से अंतराल का।